समवदिया इस कहानी का जो शेष भाग है उसे आज हम पूरा करेंगे। इस कहानी में जो है हरगोविंद जो है संवाद लेकर चल पड़ता है और वो गांव में ऐसी एक गलत धारणा थी कि जो संवाद लेकर जाएगा वो एक तो निठल्ला होगा, कामचोर होगा, कोई काम का नहीं है। लेकिन आज हरगोविंद को लग रहा था ये काम भी इतना आसान नहीं है। बड़ी बहू ने जो काम दिया है वो शब्द न शब्द जाकर मुझे वहाँ पर कहना है। और वो सोचने लगा कि ये सारी बातें मैं बड़ी बहू के मायके में कैसे कहूँ। जैसे गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुरानी दिनों और संवादों की बात याद आने लगी कि कैसे अब मैं इस संवाद को वहाँ पहुँचाऊँगा। बड़ी बहू के संवाद का प्रत्येक शब्द उसने अपने मन में रट लिया कि मुझे ऐसे जाकर वहाँ पे कहना है। हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए यात्री से पूछा कि बिहापुर में डाक गाड़ी रुकती तो है ना। यात्री ने कुछ नहीं कहा। वो कटिहार स्टेशन पहुंचा। वहां से उसे थाना बिहापुर जाना था। कटिहार से उतरकर फिर वो थाना बिहारपुर गया और वहां जाकर हरगोविंद उनके मायके पहुंचता है बहू के। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम पड़ा कि सचमुच आज कितना बदल गया है। पहले की तरह कोई अवस्था वहाँ पे नहीं है। थाना बिहापुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वो उतर गया। हरगोविंद का मन थोड़ा सा चिंतित हो गया, दुखी हो गया कि अब मैं गांव में जाकर गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएंगी। कैसे अपने मुंह से ये संवाद सुनाऊंगा कि बड़ी बहुरिया ने क्या संवाद जो है भेजा है। हरगोविंद गांव का नाम लेकर जाने लगा और हरगोविंद को देखते गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये तो जलालगढ़ का समवदिया है। सबने उसकी कुशल समाचार पूछा। उसने कहा कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जैसे उनके गांव वो पहुँचता है, उसकी जो बड़ी बहू की जो माँ थी हरगोविंद को देखकर प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि मेरी बेटी ने क्या संदेश दिया, वो ठीक तो है, कुछ भेजा है क्या संदेश। वो कहता है नहीं, कोई संदेश तो उनका नहीं है। मैं जो कल जो है सिरसिया गाँव आया था, सोचा मैं आप लोगों से भी मिलता जाऊँ। बूढ़ी माँ थोड़ी सी दुखी हो गई कि उनकी बेटी ने उनके लिए कोई संदेश ही नहीं भेजा और बूढ़ी माँ चुपचाप हो गई। और यहाँ पे जो है हरगोविंद की बड़ी आवभगत होती है। पहले उसको जलपान किया गया, फिर रात के भोजन के लिए भी उसे बुलाया गया। रात का भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट था। तो यहाँ जो है रात के भोजन के लिए जैसे वो बैठता है, उसकी थाली में जो है दाल, चावल, 3 प्रकार की जो है सब्जियाँ है, घी है, पापड़ है, अचार है, ये सब है। उसका मन खाने को नहीं था। उसे हर क्षण जो है अपनी बड़े बहू की याद आ रही थी। आज वो कितनी विपन्न अवस्था में जी रही। बथुआ का साग उबाल कर वो खा रही और यहाँ वो इतने अच्छे भोजन करेगा तो वो भोजन ठीक से कर नहीं पाता। सबने पूछा अरे क्या हुआ, तुमने तो भोजन ही नहीं किया। वह कहता है कि अभी तो मैंने जलपान किया, इसलिए भी मेरा पेट भरा हुआ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। रात में जैसे वो सोने के लिए गया तो वो रात भर उसे नींद नहीं आई। हर बार उसे अपनी आंखों के सामने सिसकती, आंसू पोंछती और चिंतित, दुखी ऐसी बड़ी बहू दिखने लगी। और जैसे वो अभी जाने के लिए निकला, वो सोचने लगा कि मैं बड़ी बहू का संवाद यहाँ पे बता दूंगा कि बड़ी बहू किस अवस्था में जी रही, कितनी दुखी है, लेकिन यहाँ चाहकर भी वो बोल नहीं सकता। वो सोचता है कि गांव की जो बड़ी बहू है, अगर वो गांव को छोड़कर चली जाएगी तो हमारे तो गांव की बदनामी हो जाएगी, साथ में हमारे गांव की लक्ष्मी भी चली जाएगी जो अब तक ऐशो आराम में जी रही थी। आज उसके पास जो है खाने पीने की लालच पड़ी हुई है, खाने पीने के लिए भी उसके पास आज कोई चीज़ बची नहीं है। बथुआ का साग उबाल कर वो खा रही, इतनी विपन्न अवस्था में वो जी रही। ये सारी बातें वो बूढ़ी माँ को या मायके में वो बोल नहीं पाता और वहाँ से चल पड़ता है। जैसे वो स्टेशन आया तो सोचने लगा कि उसने गलत किया, उसे तो कहना चाहिए था। जैसे वो कटिहार स्टेशन तक पहुंचा, वहाँ तक का ही उसके पास किराया था। आगे उसे जलालगढ़ जाना था। जलालगढ़ स्टेशन या उस ट्रेन में बैठने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और वहीं से वो पैदल निकल पड़ता है। जलालगढ़ जाने के लिए 20 कोस का रास्ता था। इतनी दूरी वो कैसे पूरा करेगा, लेकिन वो पैदल निकल पड़ता है।
उसे रास्ते में भूख भी लगती है। उसकी माँ ने उसके लिए थोड़ा सा बासमती धान का जो है चूड़ा बांध कर दिया था कि अपनी बेटी को देना। उसके पास खाने की चीज़ें थी लेकिन उसका मन खाने के लिए नहीं हुआ। आज बड़ा दुखी और व्याकुल और चिंतित हो गया। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि जीवन में पहली बार मैंने किसी का संदेश नहीं पहुँचा और वैसे मैं आ रहा हूँ। और इस बात से वो दुखी हो गया। उसकी आँखों में आंसू आ गए और वो थक गया चलकर। उसे लगा कि वो किसी और दूसरे गांव जा रहा है। ये तो उसका गांव है ही नहीं जलालगढ़। पता नहीं बड़ी बहू जो है भूखी प्यासी बैठी होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, ऐसे सोचने लगा और रास्ता भटक गया और उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे और वहीं पर वो गिर गया। जैसे उसे होश आया तो वो बड़े हवेली के आंगन में अपने आप को पाता है। सब लोग पूछते, हरगोविंद तुम्हारी हालत तो ठीक है? बड़ी बहुरी पूछती है, क्या तुमने संवाद दिया? तो कुछ कह नहीं पाता। बड़ी बहू जो है उसके लिए दूध में जो है दूध लेकर आती है और कहती कि तुम दूध पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो आंखें खोलता है और रोने लगता, कहता है हरगोविंद की बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा संदेश नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हारा बेटा हूँ बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ हो, सारे गांव की माँ। अब मैं निठल्ला नहीं रहूँगा, मैं काम करूँगा। बोलो बड़ी बहुरिया, तुम गांव छोड़कर तो नहीं जाओगे? तुम यहीं पर रहना, वो गांव को छोड़कर मत जाना। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती के जो चूड़ा है वो मिलाकर और मसलने लगती है और कहती है कि ये तुम खा लो। वो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। कहती है कि उसे अपने मैंने संवाद जो है हरगोविंद को दिया, उसके लिए वो दुखी, स्वयं ही दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। ये कहानी यहाँ चलकर जो है समाप्त हो जाती है। इस कहानी में एक व्यथा है, एक दर्द है। जो सिर्फ संवाद लेकर जाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भी बड़े घर की बड़ी बहुरिया के लिए, बड़ी बहू के लिए कितना आत्मीयता है, कितना प्रेम है। अंत में बड़ी बहू को भी लगता है कि इस तरह का संवाद मुझे नहीं भेजना चाहिए था और वो भी अपनी गलती यहाँ पर मान लेती है। यहाँ चलकर जो है ये कथा समाप्त हो जाती है।